अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नोबेल का सपना देखना छोड़ दिया है, क्योंकि इसी के लिए पिछले कई महीनों से वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रही जंग को रुकवाने का दावा करते नजर आए थे। लेकिन अब खुद ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो वेनेजुएला पर हमला करने जा रहे हैं। उधर एप्स्टीन फाइल्स से हो रहे पर्दाफाश ने क्या ट्रंप को परेशान कर दिया है? दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस वक्त ट्रंप को लेकर चर्चाएं क्या हो रही हैं? जानने के लिए देखिए इस हफ्ते के न्यूज मेकर हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कभी खुद को युद्ध के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज होने का दावा करने वाले ट्रंप खुद एक युद्ध शुरू करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स निशाने पर हैं। ऑयल माना जाता है अमेरिका ने इसी तेल के लिए इराक पर हमला किया था। माना जाता है इसी ऑयल के लिए ईरान में शाह का तख्ता पलट किया गया और अब यही तेल वेनेजुएला में आग लगा सकता है। क्या इस तनाव का, युद्ध की धमकी का खुद ट्रंप की लगातार उलझती जा रही राजनीति से कोई कनेक्शन है? क्या इस बार की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरेना मचाडो का कनेक्शन भी उसी कहानी से है, जिसे बुनकर दक्षिण अमेरिका में ट्रंप एक जंग शुरू करने का प्लान कर चुके हैं? दुनिया के तेल की कीमतों में भी इस हलचल के बाद तेजी देखी जा रही है। मार्केट्स को लग रहा है कि अगर ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करते हैं या उसके तेल की सप्लाई को पूरी तरह रोक देते हैं तो इससे तेल के दाम और बढ़ेंगे, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई और बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक और फैसले से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकते हैं। इसका सबसे जो बड़ा असर पड़ेगा वो चाइना पे पड़ेगा, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा तेल चाइना में जाता है। भारत और क्यूबा पर भी इसका असर पड़ सकता है। जो छोटे मोटे देश जहां से भारत आयात करता है, वहां पर अगर संकट स्थिति गहराती है तो भारत के लिए काफी मुश्किल होगा। एक एक करके अपनी नीतियां बदल रहे, अपने बयानों से उलट जा रहे और अचानक ताबड़तोड़ फैसला कर रहे ट्रंप असल में चाहते क्या है, ये किसी को नहीं पता। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही महीनों में अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गए हैं? एक तरफ वो किसी भी देश से युद्ध करने के खिलाफ खुद से पहले के राष्ट्रपतियों को निशाना बना चुके हैं और खुद ही एक एक करके नया मोर्चा खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इसकी वजह है ट्रंप की लोकप्रियता में ऐतिहासिक गिरावट? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी दूसरी बारी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो दिखा रही हैं, चाहे वो उनका इमिग्रेशन का पॉलिसी हो, चाहे उनकी टैरिफ की पॉलिसी हो, वो दुनिया से अमेरिका को काट रही है और इसलिए वो बाहर के देशों में तो अलोकप्रिय हो ही रहे हैं, साथ साथ इंटरनल पॉलिसीज हैं उसके कारण भी लोगों के बीच में काफ़ी अपनी साख खो रहे हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग असल में सिर्फ झांकी है। असल में अमेरिका की जनता अब परेशान हो रही है रोज की बढ़ती कीमतों से। एक साल से भी कम वक्त में 220 से ज्यादा बड़े आदेश पर साइन करने वाला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब लड़खड़ाने लगा है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर करीब 38-39% रह गई है। इस गिरावट की मुख्य वजह अर्थव्यवस्था के लिए जनता का असंतोष है, खास तौर पर रोज की कीमतों में बेतहाशा तेजी और हेल्थ केयर की चिंता। ट्रंप ने कई अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देशों के विदेशी नागरिकों के अमेरिका आने पर बैन भी लगा दिया है। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट की ताकत बढ़ा रहा है, ट्रंप कानूनी दावपेचों में भी घिरते जा रहे हैं। जिस तरह से वो
टैरिफ हाइक्स लगाते हैं, बार बार कभी लगाते हैं कभी हटाते हैं, और उसको एक 70 के दशक के कानून के अंतर्गत वो कहते हैं कि वो इस तरह से टैरिफ्स लगा रहे हैं, जबकि संविधान के अनुसार इस तरह के टैरिफ हाइक्स के लिए वहाँ की संसद की मान्यता स्वीकार्यता जरूरी है, वो नहीं लेते हैं। तो ऐसा कभी कभी प्रश्न उठता है कि क्या अपने ही कानूनों का वो उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं। ट्रंप को एक मुसीबत उस वक्त भी झेलनी पड़ी जब कभी उनकी बेहद करीब रही सूसी वाइल्स ने एक पत्रिका को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप एक शराबी की तरह बर्ताव करते हैं। इतना ही नहीं, वाइल्स ने ट्रंप के तमाम करीबियों के बारे में भी खुलासे किए। मसलन उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने और उन पर भरोसा करने वाला बताया। वाइल्स ने यह भी कहा कि वैंस कभी ट्रंप विरोधी हुआ करते थे, लेकिन राजनीति की वजह से ट्रंप की तारीफ करने लगे। वाइल्स ने कभी ट्रंप के करीबी रहे एलॉन मस्क को अजीब और अस्थिर बताया और उनके फैसलों, खास तौर पर यूएस एड को खत्म करने के तरीके पर काफी चिंता जाहिर की। सूसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के बजट डायरेक्टर रसल टी वॉट एक कट्टर राइट विंग सनकी हैं, जो प्रशासन को कट्टर ही बनाए रखना चाहते हैं। सूसी वाइल्स ने बाद में एक ट्वीट करके खुद को इस इंटरव्यू से अलग करने की कोशिश की। तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो रेडिकल जो वाइट रेसिस्ट क्रिश्चियन जो एलिमेंट है वो काफ़ी वहाँ पे प्रभावी होते दिख रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि उस ग्रुप का सबसे ज़्यादा सपोर्ट ट्रंप को अभी भी प्राप्त है। जिस इंटरव्यू से पूरी तरह खलबली मच गई, उसमें वाइल्स ने यह भी खुलासा किया कि सत्ता के गलियारों में 2028 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस को लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच एक खामोश लेकिन गहरा कंपटीशन चल रहा है। इसी में यह दावा किया गया कि टैरिफ जैसे मुद्दों पर व्हाइट हाउस के अंदर बड़ा मतभेद सामने आया, जिससे ट्रंप के फैसले लेने में उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होने पर सवाल खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से चीजें रेत की तरह फिसलती जा रही हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास असल में कोई फॉर्मूला है भी? क्या उनके पास चीजों को नियंत्रण में करने के लिए कोई रास्ता है? और क्या उनकी और उनकी टीम के बेतुकी फैसले उन पर ही भारी पड़ने लग गए हैं? इससे पहले किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग इतनी तेजी से नहीं गिरी कि वो कुछ ही महीनों के बाद इतना नापसंद किया जाने लगा। ये जेफरी एप्स्टीन है। इसकी मौत 10 अगस्त 2019 को अमेरिका की जेल में हुई थी। एप्स्टीन पर आरोप था कि ये अपने आइलैंड पर ऊंची पहुंच वाले लोगों के लिए कम उम्र की लड़कियां सप्लाई करता था। कुछ लोगों का आरोप है कि एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, क्योंकि एक वक्त पर ट्रंप एप्स्टीन के खास दोस्त हुआ करते थे। वही एप्स्टीन फाइल्स ट्रंप के कट्टर समर्थकों में भी फूट डाल रही है। एप्स्टीन फाइल से जुड़े कई नामों में ट्रंप का नाम भी रहा। ट्रंप के ऐसे खत पहले ही सामने आ गए थे जिनमें वो एप्स्टीन को अपना दोस्त बता रहे थे। मुझे लगता है कि वो एप्स्टीन फाइल को भी, हालांकि उन्होंने बोला है को रिलीज करेंगे, लेकिन चूंकि उनके अंदर में FBI आता है, उनके अंदर में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज हैं, तो वो उस ढंग से रिलीज मुझे लगता है नहीं करेंगे जिससे कि उस ट्रंप के खुद के फंसने की संभावना हो। तो वैसे में मुझे लगता है कि उससे भी वो निकल जाएंगे। और एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की बात हुई है तो इसका मतलब है कि उनको लगता है कि डायरेक्ट उनका उसमें इंडाइटमेंट होने की संभावना कम है। इन्हीं फाइल्स के जरिए कभी ट्रंप के सबसे करीबी और फिर दुश्मन और फिर दोबारा दोस्त बनकर एलॉन मस्क ने ट्रंप पर हमला भी किया था। ट्रंप और मस्क एक दूसरे को तबाह करने की हद तक उतर गए थे, और वो भी तब जब दोनों ने एक दूसरे की मदद करके राष्ट्रपति पद हासिल किया था। मस्क अब शांत है, ट्रंप भी उनके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन दूसरे मागा समर्थक इस मुद्दे पर काफी नाराज हैं। ट्रंप खुद को कभी सुपरमैन जताते हैं, खुद को जंग रोकने वाला सबसे बड़ा शख्स बताते हैं, लेकिन उनके कराए गए गाजा और थाईलैंड कंबोडिया युद्ध विराम सिर्फ एक धागे से लटके नजर आए। ट्रंप के युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला कर दिया। तो वो
संस्थानों को या सिद्धांतों को पीछे करके व्यक्ति को आगे करके एक तरह से अपनी जो कार्यकाल है, अपनी जो उनका जो राष्ट्रपति का जिम्मेदारी है उसको निभाने की कोशिश करते हैं और अक्सर कहते हैं कि ओनली आई कैन फिक्स इट। ये मार्जोरी टेलर ग्रीन है। ग्रीन एक वक्त ट्रम्प की कट्टर समर्थक थी। मार्जोरी ने कई अर्थव्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए। ट्रम्प ने उन्हें पहले गद्दार कहा और फिर खुद ही अपना रुख बदल लिया। कभी कट्टर समर्थक रही ग्रीन ने स्वास्थ्य खर्च पर खुली आलोचना की और आखिरकार धमकियों के बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जो मागा मोह भंग का प्रतीक बन गया। ट्रम्प ने पहले तो H-1B वीजा पर बड़ी फीस लगाने का ऐलान किया, लेकिन फिर कहा कि अमेरिकियों में टैलेंट की कमी है। इस बयान से भी ट्रम्प के कट्टर समर्थक नाराज हुए। एक और सबसे बड़ा झटका था टैरिफ। ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही चीन पर फैंटेनिल डंप करने का आरोप लगाकर बड़े टैरिफ का ऐलान किया। एक के बाद एक करके उन्होंने दुनिया के तमाम मुल्कों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी और इस धमकी के बाद एक एक कर उन्होंने टैरिफ पर यू टर्न भी लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। 2020 में ट्रम्प समर्थक वॉशिंगटन डीसी में दंगा कर रहे थे। इसके आरोपियों को ट्रम्प ने प्रेसिडेंशियल माफी दे दी। इससे पुलिस और रक्षा से जुड़े लोगों को ऐसा लगा कि ट्रम्प ने कानून की सुरक्षा में लगे लोगों के साथ धोखा किया है। अगला बड़ा झटका उस वक्त लगा जब ट्रम्प ने अपने ही देश में गवर्नरों की बिना रजामंदी फेडरल सुरक्षा कर्मियों को सड़कों पर उतरने का आदेश दे दिया। चुनाव सहयोगियों की माफी पर राज्यों द्वारा फिर से केस खोलना, बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन का ठप पड़ना, सबने ट्रम्प को लंग डक की छवि में धकेल दिया है। 2025 के चुनावों में ट्रम्प समर्थित उम्मीदवारों का कमजोर प्रदर्शन और 2026 मिड टर्म में रिपब्लिकन ब्लड बाथ की आशंका इस संकट को और गहरा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटो और यूक्रेन पर रुख ने अमेरिका को अलग थलग किया है। कुल मिलाकर ये एक ऐसे राष्ट्रपति का चित्र है जो आंतरिक विद्रोह, नीतिगत विफलताओं और गिरती साख से जूझ रहा है। ट्रंप ने जहाँ तक अगर हम देखें कि ट्रंप ने जो भी काम किए हैं अभी तक, जिसके लिए वो अपनी वाहवाही खुद से लेते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन के लिए उन्होंने कहा था कि आने के 100 दिनों के अंदर बहुत जल्दी सीज फायर करा देंगे, वहाँ पर वो असफल रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि ट्रंप जितना कुछ करना चाहते हैं या जो कुछ कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो दावा कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनकी साख गिर रही है। ट्रम्प प्रशासन की सबसे बड़ी चोट अर्थव्यवस्था और अधूरे वादों से आई है। महंगाई कम करने और आम आदमी की जेब को राहत देने के दावे जमीन पर कमजोर साबित हुए हैं। खाने पीने की जरूरी चीजों में महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है। मांस, मछली और अंडों की कीमतें 5.2% बढ़ी, बिजली 5.1% महंगी हुई और टैरिफ के चलते छुट्टियों की खरीदारी तक 26% महंगी बताई जा रही है। नौकरियों की स्थिति भी चिंताजनक है। साल दर साल 54% की बढ़ोतरी के साथ 11 लाख से ज्यादा जॉब कट्स घोषित हुए। इसके बावजूद ट्रम्प ने अफोर्डेबिलिटी को डेमोक्रेट्स का होक्स करार दिया, जबकि सरकारी आंकड़े ही व्हाइट हाउस के दावों का खंडन कर रहे हैं। नतीजा, आर्थिक प्रबंधन पर उनकी स्वीकृति सिर्फ 31% रह गई है। कुल अप्रूवल 36% और अस्वीकृति 61% तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर भी माहौल तल्ख है। उन्हें थके हुए, गुस्सैल और भ्रमित नेता के रूप में देखा जा रहा है, जिनकी रैलियां भी अब असर खोती दिख रही हैं। अब धीरे धीरे यूरोप भी अमेरिका से दूर जा रहा है। यूरोप को लगता है कि मुसीबत के वक्त अमेरिका के भरोसे रहने से बेहतर है कि खुद ही तैयारी की जाए और इसी की तैयारी के लिए यूरोप लगातार बड़ी बैठक भी कर रहा है। रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन की तबाही का पैसा कहां से आए, इसके लिए 17 और 18 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन की बैठक हुई। तो इसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि क्या रूस के जब्त पैसे से ही यूक्रेन की मदद की जाए। यूरोप इस पर एक राय नहीं बना पाया। ट्रम्प के धोखे से यूरोप इतना सहम गया है कि इटली की चरम दक्षिणपंथी जॉर्जिया मेलोनी और दक्षिणपंथी राजनीति के खिलाफ रहे जर्मनी के चांसलर मर्स भी साथ आ गए हैं। रूस ये देखकर खुश है कि ट्रम्प ने न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप को भी बांट दिया है। यूरोप के लिए पहले सिर्फ रूस खतरा था, अब ट्रम्प भी भरोसे के काबिल नहीं रह गए हैं।
तो यूरोप को यह खतरा दुगना नजर आ रहा है। यूरोप की रक्षा के लिए खास तौर पर काम में लगाए गए नेटो के लिए भी ट्रंप के इरादे नेक नहीं हैं और वो इससे हटना चाहते हैं। ऐसा हुआ तो यूरोप के सिर से छतरी हट जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अब तक होती आ रही हर चीज का विरोध करते नजर आए हैं, उस संविधान का भी जिसके जरिए वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने। उन्होंने मजाक में ही लेकिन ये तक कहा कि हो सकता है वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की तरफ सोचे। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप खुद को अमेरिका का शहंशाह या तानाशाह बनाते जा रहे हों? अमेरिका की सड़कों पर उतरे लोगों को तो यही लगता है कि ट्रंप एक बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं और इसी के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे। नो मोर किंग प्रोटेस्ट और इसी के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतरे। जो राजनीति ट्रंप की पहचान थी वही उनकी कमजोरी बनती जा रही है। सड़कों पर उतरे ये लोग और अप्रूवल रेटिंग दोनों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप का रवैया, उनका बड़बोलापन उनकी और उनकी राजनीति की पहचान रहा है, लेकिन अब यही पहचान उन पर भारी पड़ रही है। आखिर क्या यहां से रास्ता निकलता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पार्टी के भविष्य के लिए भी एक बोझ बनते जा रहे हैं? आखिर कौन है डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने न सिर्फ विरोधियों को बल्कि अपने साथियों को भी पूरी तरह उलझा दिया है? ट्रंप को समझना हो तो राष्ट्रपति बनने से पहले की उनकी जिंदगी को भी देखना जरूरी है। जब आप रईस खानदान के वारिस हो और रईसी में शबाब के शौकीन भी, तो एक रईस डोनाल्ड ट्रंप के 1000 अफसाने होना लाजमी है। फिर जब आप 1000 अफसानों के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठते हैं तो गुजरा कल कब्र से भी निकल आता है। मिलिए पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से। 2018 में स्टॉर्मी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया जिससे पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। स्टॉर्मी के मुताबिक 2006 में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो अफेयर में थी। ये अफेयर तब बना जब ट्रंप और मेलानिया की शादी को सिर्फ 1 साल बीते थे और दोनों ने बेटे बोरॉन को जन्म दिया था। 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रंगीनियों के किस्से तमाम हैं। ये है जीन कैरोल, जो अमेरिकी जर्नलिस्ट और लेखिका हैं। कैरोल ने 2019 में डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। कैरोल के मुताबिक 1990 के दशक में न्यूयॉर्क सिटी के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ड्रेसिंग रूम में ट्रंप ने यौन हमला किया। हालांकि ट्रंप ने कैरोल के आरोपों को खारिज कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये किताब बेचने का हथकंडा था, लेकिन कैरोल उन 16 महिलाओं में शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इनमें ज्यादातर महिलाओं ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही ये आरोप लगाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने करीब 20 बरस तक मिस यूनिवर्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर कई हसीनाओं ने आपत्तिजनक हरकतें करने के आरोप लगाए। खुद बड़बोले ट्रंप ने माना कि वो सुंदरियों के साथ कैसे पेश आते थे। डोनाल्ड ट्रंप मिस यूनिवर्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी के मालिक थे, लिहाजा उन्हें करीब 4000 सुंदरियों के संपर्क में आने का मौका मिला। कई वीडियो टेप से खुलासा हुआ कि ट्रंप ने महिलाओं के साथ भद्दे मजाक किए। आरोप यहां तक लगे कि ट्रंप ने मिस टीन यूएसए के चेंजिंग रूम में प्रवेश किया, जहां 15 साल से कम उम्र की लड़कियां होती थीं। ये भी कहा गया है कि जब लड़कियां अर्धनग्न या नग्न होती थीं, तभी ट्रंप को उनसे मिलने के लिए बुलाया जाता था। ट्रंप उन्हें अभद्र इशारे करते थे। 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारते हुए हॉवर्ड स्टर्न के एक शो में कहा था कि वो ये सब किया करते थे। ऐसे मिस वेनेजुएला मचाडो से लेकर 1997 में मिस टीन यूएसए ब्रुक एंटोनेट तक और मिस उटाह से लेकर मॉडल टेम्पल टेगार तक ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने बहुत बार उन्हें जबरदस्ती किस किया। अपने ऊपर लगे आरोपों पर 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उनकी कंपनी की किसी भी ब्यूटी कंटेस्टेंट या मॉडल का फायदा उठाना गलत होगा, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव होगा। लेकिन अकड़ देखिए कि ट्रंप ने कहा कि वो हितों के टकराव के बारे में परवाह नहीं करते। रंगीन रोशनी से नहाया न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर।
जहां नामचीन ब्रांड्स के बोर्ड से दीवारें भी जगमगाती हैं। यहीं कई सिनेमा थिएटर भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार अपने दोस्त के साथ यहां फिल्म देखने पहुंचे। बदकिस्मती से उनका टिकट खो गया और फिर हंगामा हो गया। ट्रंप को थिएटर में एंट्री नहीं मिल पाई। उन्होंने अगले दिन पूरी बिल्डिंग खरीद ली। आखिर बेइज्जती जो बर्दाश्त नहीं होती उन्हें, चाहे फिर रेसलिंग रिंग में ही क्यों ना उतरना पड़े। WWE के रिंग में ट्रंप खुद लड़ने नहीं पहुंचे थे, लड़ना उनके रेसलर को था। लेकिन विंस मैकमहोन जो WWE के चेयरमैन थे, उन्होंने ट्रंप का भेजा घुमा दिया। फिर तो ट्रंप और मैकमहोन में मुख्य लात चले। ट्रंप ने पीटने के बाद विंस के सिर पर उस तरह भी फेर दिया। पर्सनल जेट, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल क्रूज, इनके बाद जो कुछ कमी रही वो प्रेसिडेंट बनने के बाद पूरी हो गई। ट्रंप का कारोबार दुनिया के कई देशों में है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दिन दूनी रात चौगनी फला फूला। वो रईस है, तुनक मिजाज भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से सबसे पावरफुल भी बने। लेकिन जितनी तेजी से ट्रंप को ताकत मिली थी, उतनी ही तेजी से खोती भी जा रही है। दूसरे टर्म का चुनाव लड़ते वक्त डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने पिछले राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन की बढ़ती उम्र का मजाक उड़ाते थे। और जब डोनाल्ड ट्रंप रिटायर होंगे तो वो खुद बाइडेन से 2 साल बड़े होंगे। तो क्या जिन बड़े नारों और बड़े दावों को लेकर ट्रंप ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अब अमेरिका और उसके साथियों पर भी भारी पड़ रहा है और ट्रंप कहीं से भी कोर्स करेक्शन करते नजर नहीं आ रहे।